वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, रिसेंटली अपलोडेड वीडियो में हमने इन्फ्रेंस और फेलेसी के बारे में बहुत सारी बातें डिस्कस की थी और उनका मतलब समझने का प्रयास किया था। तो अब आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं फेलेसी के प्रकार और एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सभी हम आज इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक बार फिर से रिवाइज़ करते हैं। इस टॉपिक का सबसे सिंपल मतलब होता है गलत सोच का गलत अनुमान। यहाँ पर गलत सोच का मतलब हुआ फेलेसी और गलत अनुमान का मतलब होता है इन्फ्रेंस। तो चलिए दोस्तों, अब एक्सप्लेन के साथ में पढ़ते हैं फेलेसी के प्रकार या टाइप्स ऑफ फेलेसी। तो दोस्तों, इस सीक्वेंस में हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं फेलेसी ऑफ हैस्टी जनरलाइजेशन। यह फेलेसी का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला और इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो आइए दोस्तों, अब इसका मतलब और इसके एग्जांपल्स को समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमें एक शब्द दिया हुआ है हैस्टी। इसका मतलब होता है जल्दबाजी करना, और इसी के साथ में एक और शब्द दिया हुआ है जनरलाइजेशन, जिसका मतलब होता है सामान्यीकरण करना या सबको बराबर कर देना। कहने का मतलब ये है कि जब हम जल्दबाजी की वजह से या हड़बड़ाहट में किसी एक स्पेशल कैरेक्टर की क्वालिटी या उसकी पर्सनैलिटी को बाकी सभी के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। मतलब जो बात सिर्फ किसी एक के लिए सच हो उसको सभी के लिए सच मान लेना, या ऐसे कहें कि किसी एक की गलती की सज़ा या दोष सभी को दे देना। सिंपल लैंग्वेज में गलती किसी एक की होती है और हम ब्लेम सभी को करने लग जाते हैं। वहाँ पर ये फेलेसी ऑफ हैस्टी जनरलाइजेशन होती है। इसी बात को फेलेसी और इन्फ्रेंस के सेंस में समझा जाए तो हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी एक की बजाय सभी की गलती मानना हो गया फेलेसी, और इसी फेलेसी की वजह से फिर आगे सभी को सज़ा देना हो गया इन्फ्रेंस। मतलब गलत सोच फेलेसी और उस गलत सोच का जो गलत निष्कर्ष या अनुमान निकला वह हो गया इन्फ्रेंस। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और अभी हमने जो भी डिस्कस किया है उसको एग्जाम्पल्स की सहायता से और बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें पहले एग्जाम्पल में दिया हुआ है वी शुड नॉट ट्रस्ट ऑन फॉरेनर्स बिकॉज यस्टरडे ए ब्रिटिश ट्राइड टू चीट मी। सबसे पहले इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। कोई व्यक्ति आपसे कह रहा है कि हमें विदेशियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि कल एक ब्रिटिश व्यक्ति या अंग्रेज ने मुझे धोखा देने की कोशिश की। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हो क्या रहा है कि किसी एक ने हमें धोखा दिया है और उसकी वजह से हम सभी को उसके जैसा धोखेबाज मान रहे हैं या सभी को ब्लेम कर रहे हैं। मतलब हम किसी स्पेशल कैरेक्टर की क्वालिटी या गलती को बाकी सभी के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। जबकि दोस्तों, ऐसा बिल्कुल सच नहीं हो सकता है कि किसी एक विदेशी व्यक्ति ने अगर हमें धोखा दिया है तो उसका मतलब बाकी सभी लोग भी धोखेबाज हों। और अब आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर जितने भी कंडीशंस हमारे सामने आ रही है उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि इस एग्जाम्पल में फेलेसी ऑफ हैस्टी जनरलाइजेशन है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और फेलेसी के दूसरे टाइप की बात करते हैं, द फेलेसी ऑफ फॉल्स कॉज। इसका मतलब किसी गलत बात या गलत कारण की वजह से होने वाली गलतफहमी। इसमें यह होता है दोस्तों कि जब हम गलतफहमी की वजह से किसी प्रभाव या परिणाम या किसी रिजल्ट की वजह किसी स्पेशल रीज़न को मान लेते हैं, मतलब स्पेशल रिजल्ट की वजह किसी स्पेशल रीज़न को मान लेते हैं, तो वहाँ पर यह फेलेसी होती है। जबकि रियलिटी में ऐसा बिल्कुल सच नहीं होता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमारे बहुत सारे सुपरस्टिशंस या अंधविश्वास जो होते हैं वो इसी फेलेसी के उदाहरण हैं। आइए दोस्तों, अब इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। आई हैड एन एक्सीडेंट बिकॉज ए कैट कट माई वे। इसका मतलब यह है कि एक बिल्ली के द्वारा मेरा रास्ता काट दिए जाने की वजह से मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मतलब यहाँ पर हम एक्सीडेंट होने का कारण उस बिल्ली का रास्ता काट देना मान रहे हैं, जो कि हमारा अंधविश्वास होता है। जबकि अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक फैक्ट्स ऐसा बिल्कुल सच नहीं होता है। इसलिए इस सेंटेंस में फेलेसी ऑफ फॉल्स कॉज होगी। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और फेलेसी के नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, द फेलेसी ऑफ कम्प्लेक्स क्वेश्चन। दोस्तों, ये फेलेसी का सबसे मज़ेदार प्रकार होता है। यहाँ पर कम्प्लेक्स क्वेश्चन का मतलब होता है कि उलझाने वाला प्रश्न। मतलब एग्जाम्पल में हमें जो प्रश्न दिया जाता है वह कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए उसका आंसर देना भी आसान नहीं होता है। कहने का मतलब ऐसा प्रश्न जो हमें उलझा दे। आइए दोस्तों, इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। यहाँ पर हमें एग्जाम्पल में दिया हुआ है हैव यू स्टॉप्ड चीटिंग इन एग्जाम, हैव यू स्टॉप्ड स्टेलिंग मनी फ्रॉम होम। मतलब क्या तुमने परीक्षा में चीटिंग करना बंद कर दिया है और क्या तुमने घर से पैसे चुराना बंद कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पर दिए गए दोनों प्रश्न कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इनके उत्तर हाँ और नहीं में दोनों कंडीशन में देने पर आप अपनी ही बात में उलझ सकते हैं। क्योंकि अगर आपने उत्तर दिया हाँ तो इसका मतलब आप पहले एग्ज़ाम में चीटिंग भी करते थे और घर से पैसे भी चुराते थे, और अगर आपने इनका उत्तर दिया ना तो इसका मतलब आप अब भी एग्ज़ाम में चीटिंग करते हो और अब तक भी घर से पैसे चुराते हो। इस प्रकार से जहाँ पर प्रश्न का उत्तर देना कठिन हो वहाँ पर ये फेलेसी ऑफ
कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होती है। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फैलेसी के नेक्स्ट टाइप की, फैलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी। इसका मतलब होता है बेमेल समानता या अनमैच्ड कंपैरिजन। दोस्तों इसका मतलब ये है कि जब हम दो अलग अलग परिस्थितियों या कंडीशंस में समानता या सिमिलरिटी दिखाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर यह फैलेसी होती है, जबकि रियलिटी में दोनों परिस्थितियों में, दोनों कंडीशंस में कोई समानता नहीं होती है। आइए दोस्तों अब इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। द मोर टाइम ए वीक चाइल्ड स्पेंड्स इन स्कूल द मोर ही विल लर्न। इसका मतलब होता है कि एक बच्चा जितना ज़्यादा समय स्कूल में बिताएगा वह उतना ही ज़्यादा सीखेगा, जबकि ऐसा बिल्कुल सच नहीं होता है दोस्तों कि कोई बच्चा अगर स्कूल में ज़्यादा समय बिता रहा है तो वह ज़्यादा ही सीखेगा। यहाँ पर ज़बरदस्ती दो अलग अलग कंडीशंस में सिमिलरिटी या समानता दिखाने की कोशिश की गई है, इसलिए इस वाक्य में फैलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी होगी। इसके बाद आगे आने वाला हमारा फैलेसी का प्रकार है द फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। दोस्तों जब एक ही शब्द के दो अलग अलग कंडीशन में दो अलग अलग अर्थ निकलते हो लेकिन फिर भी उनको एक समान मान लिया जाए तो वहाँ पर यह फैलेसी होती है। आइए अब इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। यहाँ पर हमें एग्जाम्पल में दिया हुआ है मोहन इज वेरी स्मूथ, वी नीड ए स्मूथली ऑपरेटिंग स्टूडेंट काउंसिल, वी शुड इलेक्ट मोहन एज द प्रेसिडेंट। इसका मतलब है कि मोहन बहुत शांत और सीधा है और हमें एक सही तरीके से चलने वाली विद्यार्थी परिषद का गठन करना है, इसलिए हमें मोहन को इस परिषद का अध्यक्ष नियुक्त कर देना चाहिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक शब्द स्मूथ दो बार आया है। इसमें पहले वाले इस स्मूथ शब्द का अर्थ होगा शांत और सरल, और दूसरे वाले स्मूथ का अर्थ होगा ठीक ढंग से या सही तरीके से। इस प्रकार से इस एक शब्द का दो अलग अलग जगह पर अलग अलग अर्थ निकल रहा है, लेकिन फिर भी हमने इसको एक ही अर्थ में रखने की कोशिश की है, इसलिए इस वाक्य में द फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन होगी। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फैलेसी के नेक्स्ट टाइप की। दोस्तों यहाँ पर हम फैलेसी के दो टाइप्स को एक साथ पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट या विपरीत होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ द फैलेसी ऑफ डिवीज़न और द फैलेसी ऑफ कंपोजिशन की। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले द फैलेसी ऑफ डिवीज़न की बात की जाए तो इसमें ऐसा होता है कि जो बात सभी के लिए सच हो उसको हम किसी एक स्पेशल कैरेक्टर या पॉइंट के लिए भी सच मान लेते हैं। वहीं द फैलेसी ऑफ कंपोजिशन की बात की जाए तो ये ठीक द फैलेसी ऑफ डिवीज़न के विपरीत होती है, क्योंकि इसमें किसी कैरेक्टर की स्पेशल क्वालिटी को हम सभी के लिए सच मान लेते हैं, मतलब किसी एक विशेष की सच्चाई को हम सभी के लिए सच मान लेते हैं। आइए दोस्तों अब इन दोनों को एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। यहाँ पर हमें पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है ऑल द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर कैन नॉट बी रीड इन ए डे, देयरफॉर द ड्रामा रोमियो एंड जूलियट विच इज़ वन ऑफ द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर कैन नॉट बी रीड इन ए डे। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है इसका मतलब होता है कि शेक्सपियर के जितने भी कार्य हैं या उसने जितनी भी चीज़ें लिखी हैं वे सभी एक दिन में नहीं पढ़ी जा सकती है। और फिर इसी बात से निष्कर्ष निकाला गया है कि शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया जो नाटक है रोमियो एंड जूलियट उसको भी हम एक दिन में नहीं पढ़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, जबकि ये बिल्कुल सच नहीं है, या ज़रूरी नहीं है कि शेक्सपियर का जितना भी वर्क है उसको हम एक दिन में नहीं पढ़ पा रहे हैं। इसका मतलब जो उसका एक ड्रामा है जिसको हम आसानी से एक दिन में पढ़ सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर जो सभी के लिए सच है उसको किसी एक स्पेशल के लिए भी सच मान लिया है, इसीलिए यहाँ पर द फैलेसी ऑफ डिवीज़न होगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और सेकंड एग्जाम्पल को देखते हैं। द ड्रामा रोमियो एंड जूलियट विच इज़ वन ऑफ द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर कैन बी रीड इन ए डे, देयरफॉर ऑल द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर कैन बी रीड इन ए डे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस एग्जाम्पल की बात करें तो इसका मतलब है कि शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए नाटक रोमियो एंड जूलियट जो कि हम एक दिन में आसानी से पढ़ सकते हैं, और इसी बात से आगे निष्कर्ष निकाला गया है कि हम शेक्सपियर के जितने भी कार्य हैं उसने जितनी भी चीज़ें लिखी है उन सभी को भी एक ही दिन में पढ़ सकते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि रोमियो एंड जूलियट एक छोटा सा नाटक है जिसको एक दिन में आसानी से पढ़ा जा सकता है, लेकिन शेक्सपियर ने इतनी सारी चीज़ें लिखी है उन सभी को पढ़ना नामुमकिन है। तो यहाँ पर जो गलती हमारे द्वारा की गई है वह ये कि कोई बात किसी स्पेशल कैरेक्टर के लिए सच है तो उसको हमने सभी के लिए भी सच मान लिया है, और इसीलिए यहाँ पर द फैलेसी ऑफ कंपोजिशन होगी जो कि द फैलेसी ऑफ डिवीज़न के ठीक ऑपोजिट है। तो दोस्तों इसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप ऑफ फैलेसी की बात करते हैं, द फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। देखिए दोस्तों, ये फैलेसी उन वाक्यों में होती है जिनमें कोई यूनिवर्सल ट्रूथ वाली बात बताई जाए और उस बात को हम किसी स्पेशल कैरेक्टर पर भी लागू करना चाहें, मतलब किसी यूनिवर्सल ट्रूथ को किसी विशेष स्थिति पर लागू किया जाए जो कि उचित नहीं होता है, वहाँ पर यह फैलेसी होती है। तो आइए दोस्तों इन सभी बातों को हम एग्जाम्पल की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में हमें दिया हुआ है बर्ड्स नॉर्मली कैन फ्लाई,
द पेंगुइन इज ए बर्ड, देयरफॉर द पेंगुइन कैन फ्लाई। इसका मतलब होता है कि पक्षी उड़ सकते हैं, और पेंगुइन जो है वह भी एक प्रकार का पक्षी है, इसीलिए पेंगुइन भी उड़ सकता है। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर सभी पक्षियों की उड़ने वाली क्वालिटी को, जो कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सभी पक्षी उड़ते हैं और इजीली उड़ पाते हैं, उसको हमने पेंगुइन के ऊपर भी अप्लाई करने की कोशिश की है, जो कि सच नहीं होता है, क्योंकि पेंगुइन उड़ नहीं सकते हैं। हालांकि ये भी एक प्रकार का पक्षी है, लेकिन फिर भी ये क्वालिटी जो यूनिवर्सल है वह पेंगुइन के ऊपर लागू नहीं होती है, और हमने इस वाक्य के थ्रू ऐसा करने की कोशिश की है, इसलिए यहाँ पर द फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट होगी। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने फैलेसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स को इस एक वीडियो में बहुत अच्छे से समझ लिया है। आपको और बेहतर तरीके से समझने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, एक्सरसाइज और इसी के साथ में एग्जाम्पल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत है। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर्स करें और साथ ही यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।